हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी और इंग्लिश शूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे। कोस्टली लैप्सिस, कोस्टली लैप्सिस इसका टाइटल है। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल। ये आर्टिकल लिखा गया है इंसान की जान की कीमत ना होने पे भारत के अंदर। अगर कोई आदमी मेहनत मजदूरी करता है, छोटा मोटा काम करता है, तो उसकी जान की कुछ ज़्यादा कीमत नहीं है। इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए, सब कुछ बेसिक से कवर किया जाएगा इस क्लास में। रीडिंग करोगे आप, ग्रामर पढ़ोगे, वोकैब सीखोगे। साथ में एक पेन और एक नोटबुक लेकर के बैठा करो और पढ़ने की कोशिश किया करो साथ साथ, ताकि इस क्लास का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कॉस्टली लैप्सिस। देखिए, लैप्सिस यानी चूक। लैप्स का मतलब होता है गलती, और कॉस्टली होता है महंगा। कह रहा जी एक गलती हुई है जो काफ़ी महंगी पड़ गई है। कॉस्टली लैप्सिस। क्या गलती हुई है? टाइटल पैराग्राफ बताएगा। कह रहा जी फार्मा प्लांट्स शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ सेफ्टी कल्चर। हमारे देश के जो फार्मा प्लांट्स हैं, फार्मा का मतलब है फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे दवाएं बनती हैं, वैक्सीन्स बनती हैं। कह रहे ये सभी फार्मा प्लांट्स को ना रखना ही चाहिए, शुड हैव, रखना ही चाहिए एक ऊंचे लेवल का या हाई लेवल का सेफ्टी का कल्चर। वहाँ पे अच्छे से इक्विपमेंट साफ होते हों, मेंटेन होते हों, आग लगने के ऊपर, आग लगने पे वहाँ पे है ना, सारे इंतजामात वहाँ अवेलेबल हों, ताकि लगे भी आग तो उसको कंट्रोल किया जा सके। ये कल्चर्स फार्मा इंडस्ट्री में और प्लांट्स में अभी तक नहीं है। चलिए, फार्मा प्लांट सब्जेक्ट है, कंपाउंड नाउन है। वर्ब है इसकी शुड हैव। शुड मतलब चाहिए और हैव का मतलब है होना। चलिए जल्दी से आगे बढ़े। आज आर्टिकल पढ़ने में बहुत आसान है, इसलिए ज़्यादा फोकस अपने ग्रामर पे और वोकैब पे रखेंगे। इस आर्टिकल की वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 ही वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स। शुरू में एक साथ देख लोगे तो आप इसको स्मूथली पढ़ पाओगे। देखिए, यूट्यूब पे तो अपनी क्लासेस आ ही रही हैं। इन क्लासेस के साथ साथ अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहो तो मेरी गाइडेंस में आप कर सकते हैं। ऐप के ऊपर वाईटी योर इंग्लिश शूटर ऐप, आपकी अपनी ऐप, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स फुल फ्लेजेड चल रहा है। 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च हुआ है। 2025 और 26 का हर एग्जाम का इंग्लिश का पोर्शन इस कोर्स में कवर्ड है। बिल्कुल बेसिक ग्रामर से चलेंगे और आगे बढ़ते हुए रीडिंग तक, कॉम्प्रीहेंशन तक, वोकैब तक, और एग्जाम के रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 125-150 घंटे के इस कोर्स के अंदर सब चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। फायदा ले सकते हैं इस कोर्स का। कोर्स अभी लॉन्च हुआ है। यूज़ करें कूपन अनलॉक्ड को, ताकि आपको कम फी के अंदर कोर्स मिल सके। इसी के साथ में ऐप पे आपको मिलेगा हमारा सुपर हिट राइटिंग का कोर्स। इस कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है 50 घंटे में। सिर्फ काम की बात होती है 50 से 60 घंटे के अंदर किसी भी एग्जाम का राइटिंग का पोर्शन, डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ साथ आपको मिशन यूपीएससी कोर्स मिलेगा। सिविल सेवाओं के लिए अगर आप माइग्रेशन करना चाहें हिंदी से इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के लिए, प्रेसी के लिए, सी सेट के लिए, तो इस कोर्स की मदद से आप खुद को माइग्रेट कर सकते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, वोकैब शीट है। जूम इन कर दूं थोड़ा सा। देखिए, पहला वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को सोख लेना। अब सोख आप दो तरह से सकते हो। देखो, एक तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हर बारी आप कहीं ज़मीन के ऊपर पानी जो है थोड़ा सा गिरा दो, है ना, मिट्टी में, तो वो पानी जो है मिट्टी के अंदर चला जाएगा, मिट्टी उसको सोख लेगी। इसको बोलते हैं लिटरल तरीके से सोखना, सच में सोख लिया। और दूसरा क्या है जी, आपको कोई मैं बात बताऊं, आप उस काम को सीख लो, उस चीज को है ना अच्छे से समझो, तो भी आप उस बात को सोख रहे हैं। इसको बोलते हैं मेटाफोरिकल मीनिंग। तो सोखने वाला मीनिंग एब्जॉर्ब वर्ड देता है दोनों ही तरीके से, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी। जब आप किसी बात को सोखते हो, अपने दिमाग में बैठालते हो, उसको एसिमिलेट करना भी बोलते हैं अंग्रेजी में। द सैंड एब्जॉर्ब ऑल द वाटर। सैंड ने या धूल ने या है ना मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया सारा का सारा पानी। तो ये तो हो गया लिटरल वाला मीनिंग, वास्तव में सोखने का काम हुआ। अ गुड स्टूडेंट एम्स टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग ही और शी रीड्स। एक अच्छा स्टूडेंट एम करता है कि वो एब्जॉर्ब करे या सोख ले हर एक चीज़ को जो वो पढ़ता है। चलिए, एसिमिलेट मैंने आपको बताया, इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है। आज नहीं आया लेकिन बहुत बार आएगा। सक इन करना, कंज्यूम करना, इम्बाइब करना, इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास सीमी। देखिए, सीम वर्ड को पकड़ना। सीम का मतलब होता है सलवटें या टांके।
कोई कपड़ा फट जाता है तो उसमें टांके लगते हैं ना, तो उसको सीम बोलते हैं। या फिर कपड़ा अगर प्रेस ना किया हो, आयरन ना हो, तो भी उसकी सलवटों को सीम बोलते हैं। अगर कोई चीज सीमी है तो वो उस कपड़े की तरह है जिसके टांके फटे हुए आपको दिख रहे हैं, या फिर उसकी सलवटें आपके सामने हैं। सीमी का मतलब होता है रफ, जो प्लेजेंट ना हो, जो आपको सुनने में, देखने में, फील करने में अच्छा ना लगे। सलवटों वाला कपड़ा अच्छा लगता है कि आपको टांके लगा हुआ कपड़ा पहनोगे? तो चिल्ड्रन विद रिच पेरेंट्स रेयरली एक्सपीरियंस द सीमी साइड ऑफ लाइफ। वो बच्चे जिनके माँ बाप अमीर होते हैं, रिच होते हैं, वो रेयरली ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं या अनुभव ले पाते हैं जिंदगी की रफ साइड को या सीमी साइड को। और कब? इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। ठीक है, चलिए सीमी का बिल्कुल उल्टा क्या होगा? सीमलेस। ऐसा कपड़ा जिसपे सलवटे ना हो, जिसपे कोई धागा उधड़ा ना हो, कोई टांके ना हो। मतलब सीमलेस होता है स्मूथ, एकदम प्लेजेंट, सुनने में, देखने में अच्छा लगे। तो ये वर्ड सीमलेस आप आर्टिकल में देखेंगे, स्मूथ वाला मीनिंग ये देता है। चलिए अगला वर्ड है अपने पास हैजर्डस। डेंजरस को बोलते हैं हैजर्डस। अब आप सोच रहे होंगे सर डेंजरस ही बोल देते, फिर हैजर्डस बोलने की क्या जरूरत है? हैजर्ड के अंदर जो है ना, ये हैजर्ड वर्ड जो है ना, ये डेंजर के इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाता है। ठीक है ना, आपको जैसे जान का खतरा हो, कोई बड़ा बड़ा खतरा जब किसी चीज से होता है तो वो चीज डेंजरस की बजाय हैजर्डस बोली जाती है। टेक्नोलॉजी कैन बी हैजर्डस इफ इट इज यूज विदाउट रिस्ट्रेंट एंड केयर। टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक हो सकती है अगर ये इस्तेमाल की जाए बिना संयम और सावधानी के। चलिए प्रिकेरियस, रिस्की, डाइसी, पेरिलस, सभी इसके सिनोनिम है। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड अपने पास कॉग्निसेंट। वेन यू आर कॉग्निसेंट ऑफ समथिंग, तो आप उस चीज के लिए अवेयर है, सजग है, जागरूक है, उस चीज के बारे में आपको पता है। रैश ड्राइवर्स आर नॉट ऑफ्टन कॉग्निसेंट ऑफ द डेंजर दे कॉज टू द लाइव्स ऑफ अदर्स। जो रैश ड्राइवर्स होते हैं, रैश मतलब एकदम तेजी से गाड़ी चलाना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करना, स्पीड लिमिट क्रॉस करना, ऐसे ड्राइवर्स अक्सर सजग या जागरूक ही नहीं होते हैं, कॉग्निजेंट ही नहीं होते हैं उस डेंजर या खतरे को लेकर के जो वो दूसरों की जिंदगियों के लिए खड़ा करते हैं। खुद के लिए तो करते ही हैं, दूसरों के लिए। चलिए कॉग्निजेंट, अवेयर, कॉन्शियस, नोइंग, सभी का मतलब होता है किसी चीज के लिए सजग होना, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और इनके बाद में आप ऑफ लगता हुआ देखेंगे। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, वर यू कॉग्निजेंट ऑफ दिस, शी इज नॉट कॉन्शियस ऑफ समथिंग। ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि हमारा फार्मा सेक्टर जो है ना, भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर्स में से एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अपने देश में से क्या एक्सपोर्ट होता है? आईटी सर्विसेज और फार्मा यानी दवाइयाँ। तो ये एक्सपोर्ट सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद इसमें आपको प्रॉफिट मोटिव से चलती हुई फैक्ट्रीज दिखेंगी जिसमें सेफ्टी के प्रिकॉशंस ना के बराबर लिए गए होंगे। रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ हैदराबाद में, एक फार्मा कंपनी में ब्लास्ट हुआ, उसकी फैक्ट्री में बहुत लोगों की जान गई। और जान जिनकी जाती है वो कोई फैक्ट्री का मालिक नहीं होता, वो तो वहाँ 450 रुपये दिन में काम करने वाला मजदूर होता है जो झारखंड से, बिहार से लाया जाता है। तो हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि इंसान की जान की कीमत समझो। ये फार्मा सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है देश के लिए, रोजगार और है ना विदेशी मुद्रा दोनों लेकर के आता है, फॉरेन रिजर्व्स। यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए। आज की टोन है कंसर्न्ड, चिंता दिखा रहा है। और ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, गंभीरता से भरा हुआ आर्टिकल है, कंसर्न टोन में लिखा हुआ है। ठीक है, शुरू करें। चलो फर्स्ट पैराग्राफ भाई आप ही शुरू करोगे, पहले आप खुद से पढ़ो, इसको मीनिंग निकालो। वीडियो को कर लेना पॉज, फिर मैं मेरे साथ पढ़ना, आपको पता लगे। कह रहा है जी माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज और एमसीसी इज केमिकली इनर्ट। कह रहा है ये जो कंपाउंड है ना, माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज, एमसीसी जिसको बोलते हैं, कंपाउंड समझते हैं ना, 2-3 चीजों से मिलकर के बनी हुई कोई एलिमेंट। कह रहा है ये रासायनिक तौर पे केमिकली इनर्ट है, यानी किसी चीज से इसका जो है ना मिक्सचर नहीं होता। इनर्ट होने का मतलब होता है अनरिएक्टिव, है ना, कोई रिएक्शन ये किसी दूसरी चीज में मिला दो तो करेगा नहीं। चलिए कैसे करता है फिर काम ये? द ह्यूमन बॉडी डज नॉट एब्जॉर्ब इट। इंसान का शरीर भी इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। आप इसको खा भी नहीं सकते हैं, है ना, इसको खाओगे तो आपके बॉडी में से निकल जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं करोगे।
कह रहे द स्किन डज नॉट रिएक्ट टू इट, आपकी स्किन भी इससे रिएक्ट नहीं करती है, आप इसको हाथ में पकड़ लो कोई भी परेशानी आपको नहीं देगा। स्किन की वर्ब है डज नॉट रिएक्ट। कह रहे जी बट इट हैज सेवरल यूजफुल फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बीइंग अ बाइंडर एंड टेक्सचराइजर। कह रहे लेकिन इसके पास बहुत सारी काम यूजफुल या काम में आने वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सच एज होना या बीइंग एक बाइंडर और टेक्सचराइजर। अब ये बाइंडर टेक्सचराइजर क्या होता है बता दूंगा, चलो ठीक है, अभी इसको पूरा करो सेंटेंस को। तो ऐसी प्रॉपर्टीज ये रखता है। कह रहा है विच इज वाई इट हैज वेरिड एप्लीकेशंस इन द फार्मास्यूटिकल, फूड, कॉस्मेटिक्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। कह रहा है और इसी रीजन से दैट इज वाई, विच इज वाई या दैट इज वाई, कह रहा है और इसी वजह से विच इज वाई इसके पास होती हैं बहुत अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस, इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल में, दवाओं में, खाने में, कॉस्मेटिक्स में और दूसरी कई इंडस्ट्रीज में। चलिए टेक्सचराइजर बाइंडर आपको बताते हैं। मान लीजिए आपने कोई मॉइस्चराइजर बनाया, कोई पाउडर बनाया, टेल्कम पाउडर, लेकिन वो पाउडर बहुत पतला है, मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा गीला है, तो उसमें ये मिला देंगे, मॉइस्चराइजर थोड़ा सूख जाएगा, पाउडर थोड़ा मोटा हो जाएगा। ये आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं देगा और उसको आप खाओगे तो आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्सचराइजर का काम करता है, बाइंड करता है, दूसरी चीज़ों से मिल जाता है ना। आप कंज्यूम नहीं करोगे इसको, लेकिन मिल जाने से थोड़ा वेट बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, इस तरह का काम ये करेगा, टेक्सचर दे देगा आपके प्रोडक्ट को। चलिए इट आया इस कंपाउंड के लिए, एमसीसी के लिए, हैज़ इसकी वर्ब है, विच इज़ वाई का मतलब है इसी रीजन से, इट की वर्ब है हैज़, और कुछ इसमें देखने वाला है नहीं। कॉस्मेटिक्स यानी आपकी खूबसूरती बढ़ाने वाला सामान, वो सब लिपस्टिक और ये सब लगाते हैं ना अपने, ये कॉस्मेटिक्स कहलाता है। कह रहा जी एमसीसीज कैन एड वेट टू अ ड्रग एंड फैसिलिटेट द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स टू फंक्शन इफेक्टली वाई मेकिंग द ड्रग कन्फॉर्म टू वेट स्पेसिफिकेशंस। कह रहा है ये जो कंपाउंड है ना, ये ऐड कर सकता है वेट को, जोड़ सकता है वजन किसी भी ड्रग में, और क्या कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, आसान बना सकता है जो उस ड्रग में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, उनको फंक्शन करने में या काम करने में और फंक्शन करने में असरदार तरीके से। तो कोई ड्रग है, मान लीजिए उसकी क्वांटिटी आपको चाहिए 0.001 mg। अब ऐसी ड्रग कैसे बने, एक गोली आपके हाथ में लोगे तो आपको दिखेगी नहीं 0.001 mg की, पर खानी आपको इतनी है, तो उस ड्रग में इसको डाल देंगे, ठीक है, तो वो गोली आपके हाथ में आ जाएगी, उसमें 0.001 mg जो है सॉल्ट होगा, आप इसको खा करके गोली को यूज कर पाएंगे। तो ये काम इस ड्रग, इस जो है इस केमिकल से किए जाते हैं। तो ये ऐड कर देता है वेट, वजन डाल देता है किसी प्रोडक्ट में, और ये आसान बनाता है उसकी इंग्रेडिएंट्स को काम करने में, फंक्शन करने में। और ये सब काम तब करता है जब ये बना रहा हो उस ड्रग को कन्फर्म या अनुसार। कन्फर्म का मतलब होता है हिसाब से, किसी दूसरी चीज़ के अनुसार, और किसके अनुसार से, वेट स्पेसिफिकेशंस के, जो वेट के हिसाब से मानक हैं या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बस वही है, उसी कन्फॉर्मिटी में लाने की कोशिश करता है। चलिए एमसीसी की वर्ब है कैन ऐड, एमसीसी की दूसरी वर्ब है कैन फैसिलिटेट, यहाँ भी कैन अंडरस्टूड है। कन्फर्म करना, उसी फॉर्म में लाना, कौन मतलब साथ में, फॉर्म मतलब रूप, एक रूपता को बोलते हैं कन्फर्म करना। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से इसको रीडिंग दो, इसमें ग्रामर और वोकैब दोनों अपने को देखना है। कह रहे ऑन मंडे हाउएवर द फार्मा यूनिट ऑफ सिगाची इंडस्ट्रीज इन हैदराबाद विच मेक्स दिस बिनाइन सब्सटेंस वॉज द सीन ऑफ अ लीथल एक्सीडेंट। कह रहे लेकिन मंडे को कुछ हुआ, क्या हुआ भाई, फार्मा यूनिट जो थी या फार्मा फैक्ट्री जो थी सिगाची इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी की हैदराबाद में, जो मेक करती है, बनाती है इस बिनाइन से सब्सटेंस को, सब्सटेंस यानी तत्व, एलिमेंट, बिनाइन यानी हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान ना हो, आप खा लो, हाथ में रख लो, कुछ भी कर लो। कह रहे एक ऐसी जो फैक्ट्री थी ना इसकी, वो एक सीन बन गई या एक जगह बन गई एक लीथल एक्सीडेंट की, एक घातक, समझ गए ना, एक घटना की। और ये सारा काम हुआ है विद द टोल राइजिंग टू 36 ऑन ट्यूसडे, साथ ही या विद टोल के या मौतों के बढ़ जाने के साथ ही 36 तक जो है मंगलवार को।
तो एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ सिगाची इंडस्ट्री की हैदराबाद फैसिलिटी में, जहां पे ये एमसीसी नाम का केमिकल बनाया जाता था। फार्मा यूनिट जो है इसकी वर्ब है वॉज। दिस फार्मा यूनिट वॉज द सीन। विच आया है इस यूनिट के लिए, विच की वर्ब है मेक्स। बिनाइन मतलब हार्मलेस, जो आपको नुकसान ना दे, नुकसान देता हो तो मलाइन, याद है ना, मलाइन यानी हार्मफुल, मलिग्नेंट बोल सकते हैं, और बिनाइन जो है हार्मलेस। लीथल यानी घातक, जो मार ले, आपकी जान ले ले। टोल का मतलब होता है डेथ्स, अंग्रेजी में डेथ्स को टोल वर्ड से बताया जाता है। टोल टैक्स भी तो होता है, वो टोल टैक्स अलग है, स्पेलिंग दोनों की सेम है। कह रहा है जी द मेकिंग ऑफ दिस सेफ सब्सटेंस डज इन्वॉल्व रिस्की प्रोसेसेस। कह रहे लेकिन जो बनाने का काम है ना, इस सेफ सब्सटेंस को, इस ऐसे एलिमेंट को जो हमारे लिए बड़ा सेफ है, ये जरूर इन्वॉल्व करता है बहुत सारी रिस्की प्रोसेसेस को, रिस्क भरी प्रक्रियाओं को। विच कैन हाउएवर बी सेफ इफ एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स आर फॉलोड बाय ट्रेन पर्सनल। कह रहा है और ये वही प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो हालांकि सेफ भी हो सकती हैं अगर सही या एप्रोप्रिएट तरीकों को, प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए ट्रेन किए हुए पर्सनल के द्वारा या लोगों के द्वारा। चलिए, मेकिंग जीरेंड है सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब है इसकी डज इन्वॉल्व। यहां पे इन्वॉल्व्स लिखा जा सकता था, डज लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन डज को बाहर निकाल करके इन्वॉल्व वर्ब पे जोर दिया गया है। इसको बोलते हैं एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब। जब जबरन हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला जाए, जिसकी जरूरत भी ना हो तो भी निकाला जाए, तो वो मेन वर्ब के ऊपर जोर देती है। ठीक है, डज इन्वॉल्व। विच आया प्रोसेसेस के लिए, विच की वर्ब है कैन बी। प्रोसीजर और प्रोसेस एक ही बात है, दोनों के, इसकी प्रोसीजर की वर्ब है आर फॉलोड पैसिव वॉइस में। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, है ना, काम करने वाले लोग। कह रहा है जी मोस्ट ऑफ द डेड आर यंग पुअर माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया हु ऑफ्टन लैक सोशल सपोर्ट। कह रहा है ज्यादातर जो मृतक हैं, डेड जो हैं, वो यंग यानी नौजवान, गरीब और माइग्रेंट वर्कर्स हैं नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया से, जो अक्सर लैक करते हैं, जिनके पास अक्सर नहीं होता है कोई भी सोशल सपोर्ट, है ना। काम करने आते हैं, वही पे जान चली गई फैक्ट्री में काम करते हुए। तो ज़्यादातर जो है मौतें ऐसे लोगों की हुई हैं। चलिए, मोस्ट ऑफ द डेड्स की वर्ब है, मोस्ट की वर्ब है आर, हु की वर्ब है लैक। चलिए, अब दो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अंग्रेजी में द और साथ में कोई एडजेक्टिव आ जाए, उसके आगे कोई नाउन ना लगाओ, तो वो एडजेक्टिव ही नाउन का काम करता है और पूरी क्लास को बताएगा। जैसे मैंने लिख दिया द रिच, और आगे कुछ नहीं लिखा, द रिच मैन, द विच पुअर, द विच वुमन, द विच बॉय गर्ल, कुछ नहीं लिखा मैंने। तो द रिच लिखने से द रिच बताएगा पूरी क्लास को, सभी अमीर लोगों की मैं बात कर रहा हूं। द पुअर सभी गरीब लोग, द स्ट्रोंग सभी जो है स्ट्रोंग लोग, है ना, द वीक सभी कमजोर लोग। तो इस तरीके से पूरी क्लास को बताने वाला ये एडजेक्टिव नाउन का काम करता है, द लग करके अपने आगे। कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूं आपको कैसे इसको ट्रीट करना है। द वाइज एडवाइजेस अगेंस्ट रशिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जो द वाइज होते हैं, अब देखो वाइज का मतलब है बुद्धिमान, समझदार, द लग गया आगे, और वाइज के आगे कोई नाउन भी नहीं है, तो द वाइज का मतलब है सभी बुद्धिमान लोग, समझदार लोग। वो एडवाइस अगेंस्ट करते हैं, इस चीज के खिलाफ एडवाइस करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट डिसीजन को रश करें, जरूरी जो है फैसलों को जल्दबाजी में लें, हमेशा इस चीज के खिलाफ आपको एडवाइस देते हैं। अब द वाइज तो सारे लोगों की बात कर रहा है, पूरी क्लास की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है, वर्ब एडवाइसेस नहीं हो सकती, वर्ब लिखनी पड़ेगी एडवाइस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करें इस पे। फॉर्चून रिवॉर्ड्स द ब्रेव हु फेसेस देयर फियर्स। फॉर्चून जो है, भाग्य या नसीब जो है, वो हमेशा रिवॉर्ड करता है ब्रेव लोगों को। द ब्रेव यानी सभी के सभी बहादुर लोग, और वो बहादुर लोग जो फेस करते हैं अपने फियर्स को, अपने डरों को। देखो, द ब्रेव सभी बहादुर लोग, और इसी के लिए आपने हु लगाया। हु की वर्ब भी जो है द ब्रेव के हिसाब से आएगी, ब्रेव प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाओ, हु फेसिस की जगह लिखो हु फेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दो सेंटेंसेस देता हूं, चलो एक सेंटेंस अभी और देख लो, फिर उसके बाद करवाऊंगा। द ब्रेव सोल्जर वॉज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। ब्रेव सोल्जर को अवॉर्ड किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्लस में ब्रेव लगा हुआ है, सभी ब्रेव लोगों की बात हो रही है, वर्ब को प्लूरल बना देता हूं, वॉज की जगह वर कर दूं, बस यही ध्यान देना।
कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि द के बाद में एडजेक्टिव लगाओ और कोई नाउन ना लगाओ। यहां तो लग गया नाउन। अब द ब्रेव सोल्जर यानी एक सिपाही की बात हो रही है। ये वाला किस्सा नहीं है, अब द ब्रेव द वाइज ऐसा वाला केस नहीं है। अब द ब्रेव के आगे सोल्जर लगा हुआ है, तो द ब्रेव सोल्जर यानी एक आदमी की बात हो रही है और उसके हिसाब से वर्ब आएगी वॉज। अब ये पूरी क्लास को बताने वाला कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है। चलिए लास्ट सेंटेंस आपका क्लास वर्क है। द यंग इज फुल ऑफ एनर्जी एंड बोल्ड आइडियाज। अपने आप इसका मीनिंग निकालो और चेक कर लेना यंग क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या काम कर रहा है, और फिर सेंटेंस को सही करके कमेंट्स में डालना। आपको फीडबैक कमेंट सेक्शन में मिलेगा, सही किया आपने आंसर या गलत दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आज आपका ग्रामर का। अब सेकंड वाला भी देख लो। ये वर्ड आपने देखा पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ का कोई आदमी, कोई औरत जो काम कर रहा हो। क्या यहां पे पर्सनल्स लिखने की जरूरत नहीं थी? भाई एक आदमी थोड़ा ना प्रोसीजर फॉलो करता होगा, बहुत सारे लोग करते होंगे, ट्रेंड होंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है, इसके आगे एस नहीं लगेगा, क्योंकि अंग्रेजी में पर्सनल नाउन जो है ये बिना एस लगे प्लूरल होता है। अगर किसी ऑफिस में 15 लोग काम कर रहे हैं स्टाफ के अंदर, तो वो 15 लोग मिलकर के पर्सनल कहलाएंगे उस ऑफिस के। अगर कहीं 20 पुलिस वाले खड़े हैं तो पुलिस पर्सनल हो गए 20। आगे एस लगाने की जरूरत इस वर्ड के नहीं होती। और ऐसे अमेजिंग नाउन्स जिनके आगे बिना एस लगे ही वो हमेशा प्लूरल होते हैं, वो सारे के सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। पुलिस हमेशा प्लूरल, कैटल यानी मवेशी हमेशा प्लूरल, पीछे एस लगेगा नहीं। वर्मिन यानी कीड़े, पीछे बिना एस के। पोल्ट्री यानी मुर्गे मुर्गियां, बिना एस के। पर्सनल, पुलिस दो बार आ गया क्या, पीपल पुलिस हो गया। जेंट्री का मतलब होता है खानदानी, कुलीन और पैसे वाले लोग, किसी भी एरिया में रहने वाले सभी के सभी मिल करके जेंट्री कहलाते हैं, बिना प्लूरल जो है एस लिए। तो ये सारे नाउन्स हमेशा प्लूरल होंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, प्लूरल जो है अपने लिए एडजेक्टिव और प्रोनाउंस लेंगे। बढ़े आगे, आज के क्विज में कॉन्सेप्ट मैंने पूछे हुए हैं। अब आ जाओ फटाफट से आर्टिकल को फिनिश करेंगे। थर्ड पैराग्राफ, फटाफट इसको रीडिंग दो। चलिए, कह रहे जी तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹1 करोड़ एंड एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इंश्योर इट रीचेज द फैमिलीज। तेलंगाना की सरकार, जहां पे हैदराबाद में कांड हुआ, वो अनाउंस कर चुकी है परफेक्ट टेंस लगा के एक रिलीफ को, एक एक्स ग्रेशिया या हर्जाने को। एक्स ग्रेशिया क्या होता है? सरकार की तरफ से दिया जाने वाला वो हर्जाना या सपोर्ट जो सरकार अपनी इच्छा से देती है। जरूरी नहीं है देना, जरूरी वाला तो देना ही पड़ेगा, वो छोड़ो। कह रहे सरकार ने अपनी इच्छा से 1 करोड़ रुपया कुल मिलाकर के इस हादसे को दिया है। और कह रहा है एफर्ट्स दिए जाने चाहिए, एफर्ट्स मस्ट बी मेड, इस चीज को पक्का करने के लिए कि ये 1 करोड़ रुपया पहुंचे परिवारों तक जिनकी मौत, जिनके घरों में डेथ्स हुई हैं। तो सबको 2-2, 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज अनाउंस्ड, एफर्ट्स की वर्ब है मस्ट बी मेड, इट की वर्ब है रीचेस। कह रहा है जी इट डज सीम दैट द रिस्पॉन्स ऑफ मिटिगेशन एजेंसीज वाज टाइमली एंड इज ऑनगोइंग। कह रहा है ऐसा भी दिखाई देता है, इट डज सीम, जो प्रतिक्रिया थी, रिस्पॉन्स था मिटिगेशन एजेंसीज का। मिटिगेशन यानी राहत पहुंचाने वाली, रिलीफ, रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड वाले सब जो होते हैं। तो जो मिटिगेशन एजेंसीज हैं, राहत पहुंचाने वाली जो संस्थाएं हैं सरकार की, उनका रिस्पॉन्स टाइमली था, वक्त पे आया और अभी भी जारी है, इज ऑनगोइंग। तो ये भी हमें देख करके पता लगता है। चलिए, इट की वर्ब है डज सीम, अगेन एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब बाहर निकली हुई है। इट सीम्स लिख करके भी काम चल सकता था बिना डज के। रिस्पॉन्स की वर्ब है वॉज और दूसरी वर्ब है इज ऑनगोइंग। मिटिगेशन एजेंसी यानी जो आपको राहत पहुंचाए, एक्स ग्राशिया यानी सरकारी वो हर्जाना जो सरकार अपने मन से आपको दे। Correct, the blast, however, puts the spotlight back on the pharma manufacturing industry. कह रहे लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ ना, ये रखता है, पुट करता है स्पॉटलाइट को, हाईलाइट को, फोकस को, और कहाँ पे रखता है? फिर से रखता है बैक फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे, भारत के अंदर। कह रहा जी विच हैज बिन अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया। ये वही इंडस्ट्री है जो रही है एक फॉरेन एक्सचेंज कमाने वाली, विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा करने वाली भारत के लिए। ब्लास्ट की वर्ब है पुट्स, पुट द स्पॉटलाइट ऑन समथिंग, किसी चीज पे फोकस डालना। विच आया है इंडस्ट्री के लिए, वर्ब है इसकी हैज बिन। सच एक्सीडेंट्स हैव बिन फ्रीक्वेंट सैडली। कह रहे लेकिन ऐसे एक्सीडेंट जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट रहे हैं, बार बार होते रहे हैं, और ये काम होता है बहुत सैडली, ये बड़ा दुख से आपको बता रहे हैं, फार्मा में ऐसा होता रहता है।
In August last year, there was a major accident in a pharma unit in Anakapalli near विशाखापट्टनम। कह रहे जी पिछले साल ही अगस्त में ऐसा ही एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। देयर वॉज अ मेजर एक्सीडेंट एक फार्मा यूनिट के अंदर अनाकापल्ली में, विशाखापट्टनम के पास। चलिए, देर से क्लोज शुरू हुआ, एक्सीडेंट सब्जेक्ट है और वर्ब इसकी इसके पहले रखी हुई है वॉज। देर की वजह से इन्वर्जन करवाया गया है, वर्ब को एक्सीडेंट के हिसाब से लिखना है। अगर यहां एक्सीडेंट्स लिखा होता तो वर्ब यहां पे वर हो जाती। ठीक है, कह रहा है मंथ्स अर्लियर इन अप्रैल देयर वाज अनदर एक्सीडेंट इन हैदराबाद। और कह रहा है इससे भी कई महीना पहले अप्रैल में एक और एक्सीडेंट भी हैदराबाद में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ पढ़ने वाला, रिपीट करने वाला तो है नहीं, बहुत इजी है पढ़ने में। फटाफट डालो इसको रीडिंग एक। कह रहा है जी ऑफिशियल सस्पेक्ट्स दैट मंडेज एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू इक्विपमेंट मॉल फंक्शन लाइकली ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस। कह रहा ऑफिशियल्स भी ऐसा सस्पेक्ट करते हैं, सरकारी अधिकारियों को भी ऐसा शक है कि सोमवार का जो एक्सीडेंट था ये हुआ इस वजह से, ड्यू टू, और किस वजह से, इक्विपमेंट के मॉल फंक्शन की वजह से, या फिर साजो सामान जो यूज होता है उसके खराब होने की वजह से। और कह रहे हैं ये लाइकली हुआ इस वजह से भी, क्यों, क्योंकि पुअर मेंटेनेंस होती थी, इक्विपमेंट को ठीक से मेंटेन नहीं किया गया था। ऑफिशियल्स की वर्ब है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट करना, शक करना। एक्सीडेंट की वर्ब है हैपेंड, दिस एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू। मॉल फंक्शन यानी चीज़ों का सही से फंक्शन ना करना, खराब तरीके से काम करना। मेंटेनेंस की स्पेलिंग देख लेना, मेंटेन की स्पेलिंग बनाओ, मेंटेन की स्पेलिंग यही होती है ना। अब इसी से मेंटेनेंस की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। मेन तो लिखना ही है और फिर भी टी भी लिखना है और फिर लिखना है एनेंस, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस, ये AIN इस स्पेलिंग में नहीं आएगा। मेंट वाला इतना लिख दो, फिर लिख दो ENANCE। स्पेलिंग बड़ी खतरनाक है, लिख करके देखोगे तो याद रहेगी। कह रहे जी इट कुड हैव लेड टू एन एबनॉर्मल बिल्ड ऑफ टेम्परेचर। कह रहे ये चीज जो है लीड टू कर गई होगी या कर सकती है बहुत खराब तरीके से, ये एबनॉर्मल बिल्डअप की तरफ, इकट्ठे हो जाने की तरफ, बढ़ जाने की तरफ। टेम्परेचर का बिल्डअप करना क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, फिर थोड़ा और हुआ, चीज़ बहुत गर्म हो गई। तो पुअर मेंटेनेंस की वजह से इक्विपमेंट में टेम्परेचर बढ़ गया और ये सारा काम हुआ लीडिंग टू द ब्लास्ट, इस ब्लास्ट तक लीड करते हुए। इट की वर्ब है कुड हैव लेड, बिल्डअप आपने देख लिया, टेम्परेचर यानी तापमान। कह रहा है की एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सच हैजर्डस यूनिट्स सेफली आर द हैजॉप और अ फॉर्म ऑफ प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस शुड बी कैरिड आउट बाय कॉम्पिटेंट एंड नॉलेजेबल स्टाफ। कह रहे कई इंपॉर्टेंट पहलू हैं या एस्पेक्ट हैं, और कैसे, किस चीज़ के, चलाने के, ऑपरेट करने के ऐसी खतरनाक यूनिट्स को सेफ तरीके से। कह रहे वो हैं, ये हैं आर दैट की हैजॉप। हैजॉप क्या है इसके बारे में बताया गया, ये एक फॉर्म है, तरीका है या रूप है प्रोसेस के हैजर्ड एनालिसिस का। मतलब हैजॉप जो एक प्रोटोकॉल है, हर इंडस्ट्री का हैजॉप बना होता है अपने हिसाब से कि हमारे ये मशीन है, इस मशीन को हर 2 महीने से खोल के साफ करना है। कह रहा जी कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हैं ऑपरेट करने के ऐसी डेंजरस यूनिट्स को सेफली, कह रहा है वो ये हैं कि जो हैजॉप जो है ना उसको कैरी आउट किया जाना चाहिए था या अंजाम दिया जाना चाहिए था समर्थ यानी कॉम्पिटेंट और नॉलेजेबल स्टाफ के द्वारा। तो ये एस्पेक्ट है। की एस्पेक्ट्स की वर्ब है आर, हैजॉप की वर्ब है शुड बी कैरिड आउट, कॉम्पिटेंट यानी जो समर्थ हो, किसी काम को करने के लायक हो। कह रहे द डेटा दैट द इंडिविजुअल यूनिट्स जनरेट दैट वुड इंडिकेट एनी एबनॉर्मलिटी शुड बी सीमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू ऑपरेशन कंट्रोल। और कह रहे जो डेटा है जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स जनरेट करती हैं, भाई एक प्लांट हैदराबाद में, एक प्लांट जो है अहमदाबाद में, एक प्लांट जो है कहीं और है ना हिमाचल में किसी जगह पे। कह रहे जो डेटा जो इंडिविजुअल यूनिट जनरेट करती हैं अलग अलग प्लांट्स, और वो डेटा जो इंडिकेट करे या दिखाए किसी एबनॉर्मलिटी को या असमानता को, असाधारणता को, कह रहे वो भी सीमलेसली और स्मूथली इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए ऑपरेशन कंट्रोल में। तो इस तरीके से हैजॉप बनता है। हर इंडस्ट्री जो है अपना डेटा शेयर करती है एक सेंट्रल एजेंसी के साथ में, हर प्लांट वाला, फैक्ट्री वाला, और फिर एक वो प्रोटोकॉल बनाते हैं कि हमारी मशीन जो है वो इस तरीके से बिहेव करती है। कह रहा जी अगेंस्ट मैंड बाय कॉम्पिटेंट स्टाफ, ऑपरेशन कंट्रोल में डेटा इंटीग्रेट हो
और ये वही ऑपरेशन कंट्रोल है अगेन जो फिर से मैंड हो, जिसमें मैन लगा हो, स्टाफ लगा हो कॉम्पिटेंट तरीके का। मैंड होना यानी किसी भी जगह पे आपने मैन को डिप्यूट किया हुआ है, आदमी को रखा हुआ है, तो कॉम्पिटेंट आदमी आपने वहां रखा हो। चलिए लंबे लंबे सेंटेंस है लेकिन आसान है पढ़ने में। डेटा की वर्ब है शुड बी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट करना यानी मिलाना, जोड़ना। इंडिविजुअल यूनिट्स की वर्ब है जनरेट, दैट की वर्ब है वुड, इंडिकेट, इंडिकेट करना, इशारा करना। कह रहे जी ऑपरेटर्स शुड बी ट्रेन्ड कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ सेफ्टी इश्यूज एंड इंप्लीमेंट स्टेप्स दैट कैन इंश्योर सेफ्टी। सेंटेंस ग्रामेटिकली थोड़ा सा अधूरा है ये, देखो कैसा बना हुआ है। ऑपरेटर्स जो है ना वो ट्रेन किए जाने चाहिए पैसिव वॉइस में, और क्या होना चाहिए फिर उनके साथ, कॉन्स्टेंटली वो अवेयर होने चाहिए सेफ्टी इश्यूज को लेकर के। तो ऑपरेटर शुड बी ट्रेन्ड एंड ऑपरेटर्स कॉन्स्टेंटली शुड बी अवेयर। ठीक है, इस तरीके से यहां पे बी जो है इसने अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड मान लिया है, नहीं ऐसा होता नहीं है। कह रहा है जी एंड ऑपरेटर्स शुड इंप्लीमेंट स्टेप्स दैट कैन इंश्योर सेफ्टी, उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए स्टेप्स को जो इंश्योर करे सेफ्टी को। तो यहां पे शुड अंडरस्टूड मान रहा है अपने हिसाब से, और यहां पे शुड बी को अंडरस्टूड मान रहा है। तो जनरली ऐसा करना नहीं है आपको, क्योंकि कहीं शुड बी लग रहा है, कहीं शुड बी अकेला आ रहा है शुड, है ना। तो ऐसे जब होता है तो आप हर वर्ब को अलग अलग लिखो, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे किसके साथ क्या लग पा रहा है ना। तो इस केस में यहाँ पे शुड लगे और यहाँ पे शुड बी लगे, तभी ये सेंटेंस क्लियर हो। बड़े आगे, अवेयर ऑफ होना, कॉग्निजेंट ऑफ होना, किसी चीज के बारे में माइंडफुल होना, सजग होना, जागरूक होना, सीमलेसली यानी एकदम स्मूथ तरीके से। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट है ये, फटाफट इसको रीडिंग दो, खत्म करो। कह रहा है जी वाइल दीज आर रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस व्हाट इज क्रूशियल इज दैट सच प्लांट शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ सेफ्टी कल्चर। कह रहे जहां ये सब चीजें रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं कि ये सब डेटा इकट्ठा हो, एक जगह जाए, कह रहे ये सब हम रेकमेंड करते हैं। कह रहा है वहीं पे जो चीज क्रूशियल है ना, व्हाट इज क्रूशियल, वो ये है इज कि ये प्लांट्स के पास होना चाहिए एक हाई लेवल का सेफ्टी का कल्चर, सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। कह रहा है ऑपरेटर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स शुड बी कॉन्शियस ऑफ द एवर प्रेजेंट रिस्क। कह रहे काम करने वाले सारे ऑपरेटर, वर्कर, मैनेजर जो हैं वो अवेयर ऑफ हो, कॉन्शियस ऑफ हो, सजग हो उन सभी जोखमों के लिए जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं ऐसे फैक्ट्रीज में। इनको पता हो कि यहाँ पे आग भी लग सकती है और कभी भी लग सकती है ना। चलिए इन सब की वर्ब है शुड बी, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, कॉग्निजेंट ऑफ, देख चुके हैं ना इस फ्रेज को आप। कह रहा है इन दिस एरा ऑफ हाइटेंड स्क्रूटनी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बाय प्रोएक्टिव मीडिया, manufacturing units are expected to conform to global norms especially regarding safety। कह रहा है इस युग में, इस एरा में जो है बढ़ी हुई या हाइटेंड स्क्रूटनी का, जांच का, और जांच है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की प्रोएक्टिव मीडिया के द्वारा, ऐसी मीडिया जो खुद से जो है इनिशिएटिव लेकर के जांच करती है। भाई पुलिस वाले और ये सब तो करेंगे ही जांच, है ना, मीडिया वाले भी अंदर घुस जाएंगे, वो भी देखेंगे कि आग क्यों लगी। कह रहा है ऐसे एक युग में जब मीडिया हाइपर एक्टिव है ऐसे एक्सीडेंट्स में, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि वो कंफर्म टू करें या हिसाब से हो, उसी फॉर्म में आ जाए जिस हिसाब से, और किस हिसाब से, ग्लोबल नॉर्म्स के, दुनिया भर की नॉर्म्स के, और खास करके वो वाली नॉर्म्स जो सेफ्टी को लेकर के हैं। नहीं तो ये बात मीडिया में उछलेगी और दुनिया देखेगी कि भारत में कितने खराब तरीके से फैक्ट्री चलती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की वर्ब है आर एक्सपेक्टेड, कंफर्म टू करना, किसी चीज के हिसाब से, उसी फॉर्म में, रूप में आना। कह रहा मेजर स्लिप अप्स सच एज दिस एक्सीडेंट इन हैदराबाद आर लाइकली टू हैव अ नेगेटिव बेयरिंग ऑन दिस की सोर्स ऑफ ट्रेड फॉर इंडिया। कह रहे जो बड़े बड़े स्लिप अप्स हैं, स्लिप अप का मतलब होता है चूक, गलती, लैक्यूना, जो आप एकदम मिस्टेक, ब्लंडर कर देते हो ना, ये बड़ी बड़ी जो भूलें हैं हमने की हैं, जैसे कि ये वाला एक्सीडेंट हुआ है हैदराबाद में, ये बहुत लाइकली हैं, संभावित है कि एक नेगेटिव बीयरिंग रखेंगी, नकारात्मक प्रभाव रखेंगी, नेगेटिव बीयरिंग, नकारात्मक इफेक्ट्स। और किस पे, इस इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रेड पे या व्यापार के सोर्स पे, भारत के लिए। हमारा दुनिया भर में हमारी दवाइयाँ बिकती हैं, तो इस फार्मा सेक्टर की हमें नाक नहीं कटवानी है कि यहाँ पे बहुत गलत तरीके से काम हो रहा है, ऐसा इमेज हमें प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। स्लिप अप्स बड़ी बड़ी गलतियों को बोलते हैं, वर्ब है इनकी आर, बेरिंग यानी इफेक्ट या इम्पैक्ट, असर बोल सकते हैं इसको आप। चलिए आर्टिकल को रैप अप करते हैं। इजी था आज का आर्टिकल पढ़ने में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनको दे लो एक अटेम्प्ट, है ना।
फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको क्या लगता है ऐसे एक्सीडेंट्स का भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। क्या लगता है ऐसे एक्सीडेंट बार बार होंगे तो 5, 10, 20 साल में क्या होगा। देखो, डोमेस्टिक रिलायंस इंपोर्टेड ड्रग्स पे आ जाएगी, गलत बात है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। पब्लिक ट्रस्ट जो है ड्रग की एफिकेसी में, एफिकेसी यानी असरदार होना, हमारा जो है लोगों का ट्रस्ट जो है हमारी ड्रग्स में से हट जाएगा। ड्रग्स तो बन ही रही है लेकिन ड्रग्स बनते हुए सेफ्टी नहीं है, तो ड्रग्स के ऊपर से असर हटेगा, ऐसा जो है ट्रस्ट हटेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इससे ये होगा कि हमारा ट्रेड लॉस होगा, खराब इंटरनेशनल रेपुटेशन या इमेज की वजह से। दुनिया ये सोचेगी कि भारत से मत मंगाओ, यहाँ तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अनसेफ है कंडीशंस, है ना। तो सी आंसर बनता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। कह रहा है जी, ऑथर क्या स्पेसिफिकली हाईलाइट करता है जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था विक्टिम्स का, ऐसा क्यों बताना चाह रहा है ऑथर, खास करके कि जो विक्टिम्स थे, जो मृतक थे, सभी गरीब थे और इस तरीके से, क्यों बताया। ये बताने के लिए बताया कि माइग्रेंट वर्कर जो हैं घर छोड़ के आते हैं, उनको हैजर्डस जॉब्स में काम नहीं करवाना है ना, इसीलिए बताया ना। तो कौन करेगा हैजर्डस जॉब्स में काम। देखो, आपको देखने में सही लगेगा बी, लेकिन आंसर है इसका सी। ये इसलिए बताया कि इसने अंडरस्कोर किया, हाईलाइट किया कि एक बहुत सामाजिक अन्याय या नाइंसाफ़ी हो रही है इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की फॉर्म में, जो प्रिवेंटेबल है ना। बाहर से कोई आदमी आया, मजबूरी है उसकी काम करना, आप भले इक्विपमेंट्स मेंटेन करो या ना करो, उसको तो अपनी तनख्वाह चाहिए, है ना। तो एक बहुत सोशल इंजस्टिस हो रहा है इन गरीब लोगों के साथ में जो बाहर से आके काम करते हैं, इसलिए इसने उनके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बताया। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं वोकैब के और ग्रामर के। हैजर्डस एसिमुलेट एक्स ग्रेशिया को आपको मैच करना है इस तरीके से कॉलम्स के अंदर। करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, मेंटेनेंस की अच्छे से आपको करवाई थी, लिख करके देखो। सीमलेस वर्ड का मीनिंग पूछा है, इनर्ट, अनप्लेजेंट, स्मूथ या फैसिलिटेट। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स, पहली मिल सकती है इस वर्ड की वजह से, दूसरी जरूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलनी चाहिए इस वर्ड की वजह से। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिए हैं सभी क्वेश्चंस के, जाके चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर करना। कल की क्लास में आपसे होगी मुलाकात। अंटिल देन अपना फीडबैक जरूर से दिया करें। क्लास पूरी देखी हो तो पीडी या पीडीआई लिखें, सर पूरा देखा और इंटरेस्टिंग लगा, इससे पता लग जाता है मुझे कितने लोग क्लास को पूरा देखते हैं। चलिए, अंटिल देन। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।